जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MPESB नर्सिंग ऑफिसर एंड सिस्टर ट्यूटर भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 2317 पोस्ट पर निकाली गई है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी बहुत ही अच्छे से। अगर आप MPESB के इस पोर्टल के ऊपर पहले से रजिस्टर्ड है तो कैसे आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म भरना है, एंड अगर आपकी EKYC नहीं हो रही है तो आप कैसे लॉगिन करके अपनी EKYC करेंगे, या फिर अगर आपने इस पोर्टल के माध्यम से कोई फॉर्म भरा ही नहीं तो कैसे आपको नया अकाउंट क्रिएट करते हुए अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करना है, उसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। बस आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से देखना है बिना स्किप किए। चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती नर्सिंग ऑफिसर एंड सिस्टर ट्यूटर की इन दो पोस्ट पर निकाली गई है। एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। फीस यहाँ पर जनरल अदर स्टेट के लिए 560 है। अगर आप जनरल है या फिर अदर स्टेट से आते हैं तो 560 रुपये फीस पे करनी होगी। OBC है, SC है, ST है तो 310 रुपये फीस पे करनी होगी। यहाँ पर पोर्टल चार्ज आपसे 60 रुपये लिया जाता है, जो कि इसमें इंक्लूड किया गया है। एंड गाइज आप लोग इस फॉर्म को 6 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल 2026 तक भर पाएंगे। फिर आपको जानने को मिलेगा कि जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है इसके लिए 2099 पोस्ट है। अप्लाई करने के लिए 12वीं जो कि आपने PCB स्ट्रीम से की हो, साथ ही आपके पास BSc नर्सिंग हो या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग हो जो कि आपने 45% के साथ में पास की हो। एंड अगर आप SC ST OBC है तो अगर आपने 40% के साथ में भी पास की होगी तो भी आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ आपका राशन भी होना चाहिए MP नर्सिंग काउंसिल के अंदर, तभी आप फुल एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। एंड गाइज अगर आप सिस्टर ट्यूटर की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो 12वीं जो कि आपने PCB से की हो और आपके पास BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और साथ ही आप रजिस्टर्ड होना चाहिए MP नर्सिंग काउंसिल के अंदर। तो आपने यहाँ पर ये सभी इन्फॉर्मेशन जान ली, किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी वो आपने यहाँ पर जान लिया। अब आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस PDF से भी यहाँ से पूरी की पूरी जानकारी हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी एग्जाम की जो डेट है संभावित वो 15 मई 2026 है। टाइमिंग भी यहाँ पर दी गई है। इसी के साथ में जो मैंने क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको हमारी वेबसाइट से बताई है वो सभी जानकारी आप यहाँ पर डबल चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर, फिर ट्यूटर की पोस्ट पर क्या चाहिए वो भी यहाँ पर आपको बताया है। तो आपने यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को डबल चेक कर लेना है। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है फुल्ली इसमें और आपका इंटरेस्ट भी है अप्लाई करने का तो आप कैसे करेंगे वो जान ले। आपको यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। देन आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब इस पोर्टल के ऊपर आ जाने के बाद में आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं दूसरे नंबर पर अभी आपको ये वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें कि जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म की वो 6 अप्रैल 2026 है और अंतिम तिथि है 20 अप्रैल 2026। इसके सामने ये जो पेपर आइकन है आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर टिक कीजिए और उसके बाद में आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर दे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ रहा है जहाँ पर बोला जा रहा है सामान्य पंजीकरण क्रमांक और आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब ये उनके लिए है जो कि इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अगर गाइज आपका इस पोर्टल के ऊपर पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आपके पास सामान्य पंजीकरण क्रमांक होगा, तो वो सामान्य पंजीकरण क्रमांक आप यहाँ पर डालेंगे और जो डेट ऑफ बर्थ आपने भरी थी उस वक्त वो सिलेक्ट करेंगे और एक कैप्चा कोड डाल करके सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं उन्हीं के लिए दे रहा हूँ जो कि पहले से रजिस्टर्ड है। अब मान लीजिए आप पहले से रजिस्टर्ड है बट आपका जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक है वो आप भूल चुके हैं, वो आप खो चुके हैं। आप उसको कैसे रिकवर करेंगे वो आप यहाँ पर जान लीजिए। आपको अगेन यहाँ पर होम पेज पर आना है जहाँ से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था, इस वाले इंटरफेस पर। अब इस वाले इंटरफेस पर आ जाने के बाद में आपको उम्मीदवार प्रोफाइलिंग इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कई सारे विकल्प देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक है आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति, यानी कि वही नंबर जो कि यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है सामान्य पंजीकरण क्रमांक। तो आपको यहाँ पर इस वाले विकल्प के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप वो नंबर डालिए जो आपने रजिस्टर किया था, ये कैप्चा को डालिए और आगे बढ़े इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपके उस नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा। जैसे आप OTP डाल करके सबमिट कर देंगे तो आपको आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक मैसेज के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज आप तो बिल्कुल फ्रेशर है, अभी हम उनके बारे में बात कर लेते हैं जो कि बिल्कुल फ्रेशर है। तो वो क्या करेंगे, उनको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड गाइज अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है और जब आप लॉगिन कर रहे हैं अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक और डेट ऑफ बर्थ डाल करके और आपको बोला जा रहा है कि आपकी EKYC नहीं हो रखी है, आप उसको कृपया करके
अपडेट कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर एडिट प्रोफाइल राशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे सामान्य पंजीकरण क्रमांक और पासवर्ड मांगा जा रहा है। अब सामान्य पंजीकरण क्रमांक का पता तो मैंने बता दिया कि कैसे आपको मिलेगा अगर आप उसको खो चुके हैं, बट पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, अब ये सवाल बनता है। चलिए इसका भी बताता हूँ। आप अगेन इस वाले होम पेज पर आएंगे जहाँ से मैंने आपको बताया था, जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, आप होम पेज पर आइए। इसके बाद आपको यहीं पर उम्मीदवार प्रोफाइलिंग के सेक्शन पर आना है और आप देखेंगे फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप खो चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, आप वो यहाँ पर नंबर डाल दीजिए प्राप्त करके, अगर आपके पास नहीं भी है। और उसके बाद जो फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया हो आप यहाँ पर डालिए, ये कैप्चा कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए। इसके बाद गाइज आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो भी सेंड कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर इसमें जो आपकी eKYC है उसको अपडेट कर लेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन हुई अभी उन सब के बारे में जिनका पहले से अकाउंट क्रिएट हो रखा है। अब मैं बात करूंगा उन कैंडिडेट के बारे में जो कि गाइज पहले से रजिस्टर्ड नहीं है। उनको यहाँ पर सिंपली अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है, फिर यहाँ पर पेपर आइकन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर टिक और फिर आपको आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल राशन इसके ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि आप तो फ्रेशर है, आपका कोई अकाउंट नहीं बना हुआ। अब आपसे पूछा कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है। अब क्योंकि आप इस इंटरफेस पर आए हैं तो आपका आईडी नहीं है, आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप इसमें नहीं कर दे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर डालना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और अपनी ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर डाल देना। फिर आप कैप्चा कोड डालेंगे और ओटीपी प्राप्त करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपके इस नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा। जैसे ही आप वो ओटीपी वेरीफाई कर देंगे उसके बाद में जो आपके सामने इंटरफेस आएगा अब आप वो जान लीजिए। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण आ जाएगा, जिसमें कि गाइज आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी होगी जब इस पर OTR किया था या फिर आपका प्रोफाइल राशन किया था, तो आपको यहाँ पर ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इनमें से कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर अपना राशन कर रहे हैं तो भी आपके सामने यही वाला इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिखना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और जो आपका आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग फिल करिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आवेदक का उपनाम, तो आपको यहाँ पर अगर आपका उपनाम न हो तो आपको NA लिखना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर पति या पिता का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पर गाइज आपको माता का नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर जन्म तिथि आपको देनी होगी। जन्म तिथि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर पूछा कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। अगर आप मूल निवासी है तो आप हाँ करेंगे, अगर आप मूल निवासी नहीं है तो आप नहीं करेंगे। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आएगी आपकी कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, SC, ST या फिर OBC जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर देना। अगर आपकी कैटेगरी SC है तो भी आप इसको इस तरह से टिक कर सकते हैं। अगर आप जनरल है तो आप जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप आते हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं आते हैं तो आप नहीं करेंगे। फिर है उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। वही वाली क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना जो कि आपकी कंप्लीट हो, जो अभी आप कर रहे हो वो आप सिलेक्ट ना करना। उसके बाद में आपसे पूछा निवास का क्षेत्र ग्रामीण या फिर शहरी, जो भी है वो आप टिक कर देना। फिर आएगा दिव्यांगता का विवरण, तो यहाँ पर बोला कि क्या आवेदक निःशक्तजन दिव्यांग है, न्यूनतम 40% या फिर उससे ज़्यादा। अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे वैवाहिक विवरण, इसमें आपसे पूछा है कि क्या आप विवाहित है, यानी कि क्या आप मैरिड है। अगर आप मैरिड है तो आप हाँ करेंगे, और हाँ करने पर आपको यहाँ पर विवाह की तिथि भी बतानी होगी। इसी के साथ गाइज यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या आपको बतानी होगी, और साथ ही अंतिम बच्चे जुड़वा थे या फिर नहीं उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। बट अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर नहीं कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपकी जानकारी पहले से फिल है तो आप इसको यहाँ पर एडिट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जहाँ पर मकान नंबर या फिर गली मोहल्ला गांव का नाम, उसके बाद में क्षेत्र कॉलोनी शहर तहसील, या उसके बाद में आपका राज्य सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका जिला और उसके बाद में आपका पिन कोड, ये सब जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे नीचे संलग्न दस्तावेज, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान हो सकती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी हो सकता है, जैसे कि जलने का, कटने का, फिर बर्थ मार्क। बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा वही निशान के बारे में बताइए
जो कि प्राइवेट जगह पर ना हो और पब्लिक जगह पर हो, जिसको आप दिखा भी सके टाइम आने पर, तो आप यहाँ पर उस निशान के बारे में लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद आता है परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र। कौन सी आईडी से आप अपना वेरिफिकेशन करना चाहेंगे वो आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद में आप यहाँ पर पहचान पत्र क्रमांक और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर एक लाइन है, डू यू वांट टू एडिट चेंज योर डॉक्यूमेंट्स। ये जो ऑप्शन है ये उनके सामने आएगा जो कि अपनी जो प्रोफाइल डिटेल है उसको एडिट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म भर रहे हैं तो आपके सामने भी सेम इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बट आपके सामने ये वाली लाइन नहीं आएगी। आप यहाँ पर डायरेक्टली घोषणा पत्र के ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद में पंजीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बट क्योंकि आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आपको आपका जो फोटो है या फिर जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एडिट करना है तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा और उसके बाद में पंजीकरण संशोधित करें इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको आपका यहाँ पर लाइव फोटो क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से ऑप्शन आएगा, फोटो कैप्चर, गेट फोटो, जनरेट क्यूआर। अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप जनरेट क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करके क्यूआर कोड के माध्यम से अपने मोबाइल से फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फोटो कैप्चर कर लेता हूँ। फोटो कैप्चर करने के बाद में इस तरह से आपके सामने आपका फोटो आ जाएगा। और गाइज मैं आपको फिर से यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आप यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करने के लिए ये जो जनरेट क्यूआर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने क्यूआर कोड आएगा जिसको स्कैन करके आप आपका जो फोटो है वो अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपने यहाँ पर अपना फोटो क्लिक कर लिया, फिर आप यहाँ पर जो फोटो की लाइन लिखी है इसके ऊपर टिक कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे सिग्नेचर, तो आपको यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरह से उसको क्रॉप कर लेना है और जितने जगह पर आपका सिग्नेचर है बस उसको ही रखना है और फिर यहाँ पर इस राइट के निशान पर क्लिक करना है, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप सिग्नेचर के जो नीचे जो लाइन लिखी है वो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद है हैंड रिटन टेक्स्ट, उसमें आपको जो लिखना है वो यहाँ पर आपके सामने है। ये जो लाइन लिखी गई है मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी, आपको एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरा कागज लेना है और उसमें ये जो लाइन है चाहे आप इंग्लिश के अंदर लिखे या फिर हिंदी के अंदर लिखे, कोई एक लैंग्वेज में लिखना ही अनिवार्य है, दोनों में लिखना चाहिए तो आपकी मर्जी है। आपको अपने हैंड से रिटर्न करनी है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर लाइन लिखी गई है और फिर उस इमेज को स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है ब्राउज के ऊपर क्लिक करके। जैसे ही आप यहाँ पर आपकी हैंड रिटन टेक्स्ट की जो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे, इमेज सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पर राइट के आइकन पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका जो ये हस्तलिखित टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर टिक कर देना। इसको टिक करने के बाद में आप अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका लाइव फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर नीचे बाकी के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। और अगर आपको फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करने में इशू आ रहा है तो गाइज मे बी आप सही से जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हो वो फॉलो न कर रहे हो, आपकी फोटो क्वालिटी अच्छी ना हो हैंड रिटन टेक्स्ट की या फिर सिग्नेचर की, या फिर जो आपका लाइव फोटो है वो जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताए हैं वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करके आप उसको नहीं ले रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, तो इस वजह से ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छे से सावधानी से अपना यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करना है। इसके बाद आप देखेंगे जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु अंक सूची, जिसमें कि आप 8वीं 10वीं या 12वीं की अपलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट जेपीजी का रखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपका जन्मतिथि मेंशन है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देना। और अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ये ऑप्शन उन्हीं के सामने एक्टिव होगा जो कि SC ST OBC है। उसके बाद गाइज जैसे ये सभी चीज़ें आप कंप्लीट कर ले तो आप सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जैसे ही आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आपको अगेन इस वेबसाइट पर आना है जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था या फिर जहां से आपने आपका रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया था। तो जब आप यहां पर आ जाएंगे तो आपको अगेन यहां पर जब आपकी ये जो वैकेंसी है जिस नंबर पर भी दिखाई दे उसके सामने आपको इस पेपर वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पर टिक करना है और फिर आगे बढ़ा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके पास सामान्य पंजीकरण क्रमांक है, आप वो यहाँ पर डालिए, जो डेट ऑफ बर्थ आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और उसके बाद में सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपने यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है वो सभी आपके सामने है। एंड गाइज अगर आप अभी भी इस इन्फॉर्मेशन को एडिट करना चाहते तो आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक
क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर इसमें 31 पॉइंट में आएंगे और इसमें क्लास देखेंगे, जिसकी क्लास है भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, बिना वर्ग या फिर संविदा कर्मी। तो अगर आपकी इनमें से कोई स्पेशल क्लास है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप बिना वर्ग इसको टिक कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर एक सवाल देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी। अब ये सवाल आपको पढ़ने हैं और इसमें जो चीज़ आपके ऊपर लागू हो रही है उसमें हाँ कर देना है, और जिससे आपको कोई मतलब नहीं है उसमें नहीं कर देना है। जैसे कि इसमें सवाल है 33 की, क्या आप शासकीय कर्तव्य पर हैं और इसके कारण आयु सीमा में छूट लेना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अभी करंटली एमपी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और आप उसके आधार पर छूट लेना चाहते हैं आयु के अंदर, तो हाँ करेंगे, नहीं तो आप नहीं कर देंगे। इसी प्रकार से एक सवाल हो रहा है कि क्या आप 1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं। अगर किए गए हैं तो यस, नहीं तो आप इसमें नहीं कर देंगे। तो बेसिकली इन्हीं सवालों को आपको पढ़ना है जो चीज़ आपके ऊपर लागू है, जैसे कि मैंने कहा कि उसमें हाँ, नहीं तो आप नहीं करेंगे। एक और सवाल है, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, इसमें भी आप अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर 41 सवाल में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती है, जिसमें कि है कि क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ जो कि आयु में 55 वर्ष तक छूट एवं प्राप्तांक का 5% बोनस अंक लेना चाहते हैं। ये मिलेगा किनको? हाल के भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को, अतिशेष कर्मचारी को, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी, जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी। तो अगर आप इसमें हैं तो आप इसको टिक कर देंगे, नहीं तो अगर आपका इन सभी से कोई वास्ता नहीं है तो आप सिंपली इसमें नहीं कर देंगे। फिर नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको इसमें आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी, तो जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक तो सिलेक्ट है इसमें, अब आपको क्या करना है, इसमें क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी गाइज यहाँ पर जो इसमें नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट कोड 1 से पोस्ट कोड 11 के चयन के लिए पोस्ट है, इस पर मैं टिक नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो मेरी इसमें क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन है या फिर डीओबी की इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो यहाँ पर गाइज इसको मैं टिक कर सकता। अगर आपके सामने भी ऐसा आ रहा है और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल सही है और जो आपकी एज है वो भी दी गई एज लिमिट के अंदर है, तब भी आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि मे भी हो सकता है ये टेक्निकल इशू हो। और अगर आप काफ़ी टाइम के बाद में इस फॉर्म को भर रही है, जो आपकी फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 6 अप्रैल, उसके बाद भी, और तब भी आप यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एज के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए, जो भी होगा वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। अभी यहाँ पर मैं जिसके लिए एलिजिबल हूँ, जो मेरे सामने यहाँ पर आ रहा है सिस्टर ट्यूटर, तो मैंने इसको टिक कर दिया और फिर इसकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो यहाँ पर आ चुकी है, मैं इसको टिक कर देता हूँ। इसी प्रकार से आपके नर्सिंग ऑफिसर की भी आएगी, आप उसको भी टिक कर देना। फिर नीचे की तरफ 42 सवाल है, जहाँ पर कहा है कि मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, यानी कि जो एमपी रोजगार कार्यालय है उसमें आपका राशन होना अनिवार्य है, और ये होना ही चाहिए, चाहे आप एमपी के हैं या फिर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है तो आप इसमें हाँ कर देंगे, और हाँ करने के बाद में पंजीयन क्रमांक आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में किस डेट में आपने जो है वो कराया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में किस जिले के अंदर कराया है वो आप यहाँ पर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सवाल है 43, जहाँ पर पूछा कि क्या जो ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन है अप्लाई करने के लिए क्या वो आपके पास है, तो आप हाँ कर दीजिए। उसके बाद में क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है, अगर आपके पास है तो हाँ करके उसका नंबर डाल दें। अगर आपको नहीं पता कि समग्र आईडी क्या होता है तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लीजिए कि समग्र आईडी क्या है और कैसे बनाएं, उसके लिए एक अलग से वीडियो वॉच करके बना लीजिएगा अगर आप बनाना चाहते हैं, और फिर उसको हाँ करके यहाँ पर नंबर डाल देना। नहीं है तो आप सिंपली नहीं कर दीजिए। अब आपको एग्ज़ाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है तो पहली चॉइस देंगे, फिर उसके बाद में सेकंड चॉइस, उसके बाद में यहाँ पर थर्ड चॉइस, फिर यहाँ पर आपको फोर्थ चॉइस देनी है, फोर्थ चॉइस के बाद में आपको सिक्स्थ चॉइस देनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर अगली चॉइस देंगे, फिर आप यहाँ पर इससे अगली, उसके बाद में फिर यहाँ पर नेक्स्ट, एंड देन उसके बाद में इसके अतिरिक्त आप जो प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर उससे अगली प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद आप यहाँ पर जो अगली प्रेफरेंस है वो दे देंगे। तो इस तरह से गाइज आप यहाँ पर ये जो प्रेफरेंसेस है वो दे देंगे, फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर गाइज जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर है या फिर सिस्टर ट्यूटर है, अगर दोनों है तो दोनों भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको बोला है यहाँ पर उत्तीर्ण अंक सूची, तो जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए उसका आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है, जिसका
फॉर्मेट JPG रखा है। साइज़ आपका 150 KB से कम ही रहना चाहिए। और जो उसकी पिक्सल है उसकी जो सजेशन है वो आपको दी है, इसकी विथ 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में, यानी कि चौड़ाई और लंबाई 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ओपन करना है एंड देन अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरह से वो अपलोड हो जाएगा। अब आप यहाँ पर नीचे आइए और सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है एक बार फिर से चेक कीजिए। प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको आप यहाँ पर प्रिंट कर लीजिए, जो कि प्रिंट करना अनिवार्य है, बिना इसके आप इसको आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आपको यहाँ पर अगेन इस तरह से नीचे की तरफ आना है, प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का पेज आएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, UPI इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और इस प्रकार से आप लोग MPESB नर्सिंग ऑफिसर एंड ट्यूटर ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।